नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे एसआईआर और आर पार निशाने पर सरकार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नई दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में विशेष गहन समीक्षा यानी कि एसआईआर के संबंध में उन 12 राज्यों के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से बातचीत की जहां दूसरे चरण में एसआईआर हो रहा है। केंद्र सरकार के एसआईआर का कांग्रेस जो है वो शुरुआत से ही विरोध कर रही है। अब कांग्रेस एसआईआर के खिलाफ दिल्ली में रैली निकालने जा रही है। यह रैली दिसंबर के पहले हफ्ते में रामलीला मैदान में आयोजित की जाएगी। रैली का ऐलान एसआईआर पर कांग्रेस की बैठक के बाद संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने किया है। दरअसल एसआईआर वाले राज्यों के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में राहुल गांधी और खड़गे शामिल हुए थे। कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव आयोग बीजेपी और पीएम मोदी के लिए काम कर रहा है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे लेकर सभी को आगाह किया था। वहीं केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की नीयत जो है वो लोकतंत्र और विपक्षी दलों को खत्म करने की है। वहीं खड़गे ने कहा कि कांग्रेस वास्तविक मतदाताओं को हटाने या फर्जी मतदाताओं को शामिल करने के हर प्रयास का पर्दाफाश करेगी। वह लोकतांत्रिक सुरक्षा उपायों का क्षरण नहीं होने देगी। तो एक तरफ 12 राज्यों में दूसरे चरण में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और अब कांग्रेस पार्टी हालांकि शुरुआत से ही इसका विरोध कर रही थी, लेकिन अब कांग्रेस नेताओं की बैठक के बाद कांग्रेस शासित राज्यों में जहां एसआईआर हो रहा है तो उसको लेकर दिल्ली में रैली निकालने का ऐलान अब कांग्रेस की तरफ से किया गया है। एसआईआर पर अब एक बार फिर से कांग्रेस मुखर तौर पर विरोध कर रही है और अब इस विरोध को और पैनी धार देने की तैयारी में है कांग्रेस। और इसके तहत 12 राज्यों के वरिष्ठ नेताओं के साथ मंथन के बाद दिल्ली में रैली निकालने का ऐलान कांग्रेस की तरफ से किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से कांग्रेस एसआईआर का शुरुआत से ही विरोध कर रही है, अब 12 राज्यों में दूसरे चरण में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। कांग्रेस ने अब इस पर मंथन किया है 12 राज्यों के अपने नेताओं के साथ और अब एसआईआर पर मुखर तौर पर विरोध करने के लिए दिल्ली में एक रैली निकालने का ऐलान किया है। क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही है? देखिए मनोज, कांग्रेस की आज बड़ी बैठक हुई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में 12 राज्यों के कांग्रेस के अध्यक्ष, संगठन के सचिव और वहां के प्रदेश प्रभारी, विधायक और विधायक दल के नेताओं को बुलाया गया था और एसआईआर के मामले को लेकर उसमें चर्चा और मंथन किया गया और रणनीति तैयार की गई। इसके साथ ही साथ कांग्रेस की बैठक में ये भी तय किया गया कि इसको देशव्यापी अभियान कैसे बनाया जाए। इसको लेकर कांग्रेस के तरफ से एक बड़ी रैली आयोजन का एक योजना बनाई गई और इस पर चर्चा हुई और कहा गया है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में जो भी रविवार पड़े उस रविवार को इस बड़ी रैली का आयोजन दिल्ली के रामलीला मैदान में किया जाएगा, जिसमें एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के साथ मिलकर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी जो षड्यंत्र रचकर मतदाता लिस्ट से वोटर्स के नाम हटाए जा रहे हैं, जोड़ने के नाम पर मतदाता विशेष पुनरीक्षण अभियान का जो दूसरा चरण चल रहा है, जिसे 14 राज्यों में चलाया जा रहा है। फिलहाल कांग्रेस ने आज 12 राज्यों को लेकर बैठक की थी और इस पर पूरी मंत्रणा के साथ कांग्रेस के पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो जो मतदाता विशेष पुनरीक्षण अभियान चल रहा है उस पर निगरानी करें। कहां बीएलओ जाकर मतदाताओं को फॉर्म बांट रहा है, वो फॉर्म कैसे भरे जा रहे हैं, उनमें कोई गलतियां तो नहीं हो रही हैं। बूथ लेवल के जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं मतदाता विशेष पुनरीक्षण अभियान में, उसमें कांग्रेस के अपने कार्यकर्ताओं को लगाकर उस बूथ के सभी वोटर्स के नामों को सही तरीके से भरवाना, फॉर्म को फिलअप कराना, जानकारी सही से देखना और बाकी जो मतदाता लिस्ट के लेकर जो नाम जोड़े जाने हैं उनको नए सिरे से जुड़ाना और जो नाम उनके अब नहीं वोटर्स में उनको कटवाना, इन तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस की रणनीति तैयार की गई और इसकी जानकारी कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ता पवन खेड़ा की तरफ दी गई और उसमें ये ऐलान किया गया कि दिसंबर के पहले सप्ताह में जो भी रविवार पड़ सकता है उसके अंदर कांग्रेस की बड़ी रैली होगी, जिसे पूरे देश के लोगों को मैसेज दिया जाएगा कि एसआईआर के माध्यम से चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी कैसे वोट चोरी कर रही है।
हाँ बिल्कुल अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल राहुल और खड़गे ने एसआईआर की को लेकर अहम बैठक की है। 12 राज्यों के वरिष्ठ नेताओं के साथ ये मंथन बैठक हुई और इस बैठक में अब ये निकल कर सामने आ रहा है कि अब दिल्ली में कांग्रेस जो है वो रैली निकालने का ऐलान कर रही है एसआईआर के विरोध में। और अब हम बात करेंगे बढ़ी तनातनी, सियासी पारा हाई। महाराष्ट्र में होने वाले निकाय चुनाव से पहले महायुति के अंदर कलह की खबरें सामने आ रही हैं। महायुति सरकार के अधिकांश शिवसेना के खेमे के मंत्री मंगलवार को साप्ताहिक कैबिनेट बैठक से दूर रहे। सूत्रों ने बताया कि सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में केवल उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मौजूद थे। हालांकि भाजपा ने गठबंधन में किसी भी तरह के भेदभाव या किसी तरीके के कोई मतभेद होने की खबरों का खंडन किया है। सूत्रों का कहना है कि शिवसेना खेमे के मंत्री इसलिए दूर रहे ताकि वे भाजपा को संदेश दे सकें कि जैसा हो रहा है वह स्वीकार नहीं किया जाएगा। दरअसल दोनों दलों के बीच की रार बीएमसी चुनाव से पहले शुरू हुई है। आपको बता दें, डोंबिवली में हुई शिवसैनिक हाल ही में भाजपा में शामिल हो गए थे, जिसे लेकर शिवसेना में नाराजगी है। सूत्रों ने बताया कि कल्याण डोंबिवली में शिवसेना ने भाजपा में शामिल हुए एक नेता का इस विरोध का एक मुख्य कारण हो सकता है। तो कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं हुए शिंदे, अब तनातनी बढ़ने की बात कही जा रही है। महाराष्ट्र का सियासी पारा इसको लेकर अब हाई नजर आ रहा है। तो भाजपा और शिवसेना के बीच तनातनी की खबरें सामने आ रही हैं। कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं हुए शिंदे, खेमे के मंत्री। इस दौरान खबरें सामने आ रही हैं कि भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट में तनातनी देखने को मिल रही है। भाजपा और शिवसेना के बीच ये तनातनी की खबरें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनी हुई है। कैबिनेट बैठक में शिवसेना शिंदे के खेमे के मंत्री शामिल नहीं हुए। अब निकाय चुनाव से पहले यह तनातनी देखने को मिल रही। तो भाजपा और शिवसेना के बीच अब एक बार फिर से तनातनी की खबरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें, कैबिनेट बैठक में शिंदे गुट के खेमे के मंत्री जो है वो शामिल नहीं हुए और अब इस पर कयासबाजी शुरू हो चुकी है। तनातनी बढ़ने की बात कही जा रही है। इससे महाराष्ट्र का सियासी पारा वो बढ़ता नजर आ रहा है। तो महाराष्ट्र में निकाय चुनाव से पहले शिवसेना शिंदे गुट और भाजपा के बीच कहीं ना कहीं मनमुटाव की खबरें निकलकर सामने आ रही है। भाजपा और शिवसेना के बीच तनातनी की खबरें अंदर खाने से आ रही हैं और इसका प्रमाण भी सामने आ रहा है। कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं हुए शिंदे खेमे के मंत्री, जिसके बाद अब चर्चाएं जो है वो गर्म हैं। अखिलेश जी हमारे विशेष संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, महाराष्ट्र में निकाय चुनाव से पहले अब एक बार फिर से सियासी पारा गर्म होता नजर आ रहा है। शिवसेना शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो है कहीं ना कहीं मनमुटाव की खबरें सामने आ रही हैं। क्या कुछ इस पर जानकारी सामने आ रही? महाराष्ट्र सरकार में एक बार बीजेपी और शिंदे गुट के बीच में जो तनातनी की खबरें चल रही थी, अंदर खाने से जो सुखवाहट थी, अब उसे कहा जा सकता है कैबिनेट की बैठक के बाद सत्ता पर सब कुछ आ गया है। जो शिंदे गुट के नेतृत्व वाले जो कई मंत्री हैं वो आज कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हुए और जो बैठक में गैर मौजूदगी की वजह से तुरंत अटकलों का बाजार तेज हुआ कि कहा गया कि शिंदे गुट के मंत्रियों के तरफ से बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार यानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में जब शिंदे गुट के मंत्री नहीं गए तो ये कहा गया कि शिंदे गुट एक बार फिर किसी गुटबाजी के तहत कोई पलटी ना मारे और जैसा कि शिवसेना उद्धव ठाकरे से अलग होकर शिंदे गुट ने जो अपनी सरकार बनाई और उसमें भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट लिया था, अब शिंदे गुट को उन सारी चीजों में समस्याएं पैदा होने लगी है। जो भारतीय जनता पार्टी कमिटमेंट के बाद वो डिप्टी सीएम बने थे, मुख्यमंत्री पद छोड़ा था और उनके मंत्रियों पर भी अंकुश लगाने का काम किया जा रहा है। जो फैसले ले रहे थे, जो फाइलें उनके पास आ रही थी, उन पर कहीं अड़ंगा लगाया जा रहा था। तो इस तरह की तमाम चीजों को कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री फडणवीस के द्वारा लगातार निगरानी तेज कर दी गई है उन मंत्रियों पर जो शिंदे गुट के मंत्री हैं। इसी की वजह कहा जा सकता है कि शिंदे गुट के तौर पर तो एक नाथ शिंदे वो नाराज दिखाई दे रहे थे। इसी नाराजगी को उन्होंने जाहिर करने के लिए भाजपा
आलाकमान तक ये मैसेज देने के लिए आज अपने मंत्रियों को कैबिनेट की बैठक से गैर हाजिर करके एक कड़ा संदेश देने का काम किया है। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और गर्म हो सकती है और वहां किसी भी तरह का खतरा भारतीय जनता पार्टी ना ले तो मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे को मनाया जाएगा और जो उनकी नाराजगी है और सरकार और मुख्यमंत्री जो शिकायतें हैं उनको भाजपा दूर करने की पूरी कोशिश करेगी और सब कुछ ऑल इज वेल दिखाने की कोशिश कुछ ही दिनों में जरूर की जाएगी। मनोज। हाँ बिल्कुल अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अहम अपडेट लेंगे। तो कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं हुए शिंदे के मुख्यमंत्री, इसको लेकर अब अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है। शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी के बीच मनमुटाव की बातें अब निकल कर सामने आ रही हैं। और अब हम बात करेंगे किडनी दान पर उपदेश ना दें। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर तहलका मचा दिया है। उन्होंने अपने पिता के किडनी डोनेशन को लेकर उठाए जा रहे सवालों का जवाब सोशल मीडिया पर दिया है। उन्होंने तेजस्वी यादव के करीबी राज्यसभा सांसद संजय यादव को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। इसके साथ ही उन्होंने संजय यादव और उनसे जुड़े लोगों को दी कि रक्तदान में जिनका खून शुभ है कि दान पर उपदेश दे रहे हैं। कहा कि जो लोग के नाम पर कुछ करना चाहते हैं उन्हें झूठी हमदर्दी जताने के बजाय हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांसें गिन रहे उन लाखों करोड़ों गरीब लोगों जिन्हें किडनी की जरूरत है उन्हें अपनी किडनी देने के लिए आगे आना चाहिए और लालू जी के नाम पर किडनी दान करनी चाहिए। तो एक बार फिर से रोहिणी आचार्य ने जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर पलटवार किया है। रोहिणी आचार्य ने संजय यादव पर अब तीखा हमला किया है। किडनी दान पर उपदेश ना दें, ये बात जो है वो रोहिणी आचार्य ने कही है। जिस तरीके से बिहार में महागठबंधन के हार के बाद लालू परिवार में टूट देखने को मिली, लालू परिवार में एकदम सियासी तूफान देखने को मिला। आप सियासी तूफान इसको नहीं कहेंगे, लेकिन कुल मिलाकर परिवार बिखराव की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। ऐसे में निश्चित रूप से ये अब जो है वार पलटवार का दौर चल रहा है। अखिलेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अखिलेश जी, रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर से इशारों में उन्होंने संजय यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि किडनी दान पर उपदेश ना दें, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए मनोज, रोहिणी आचार्य जिस तरह से इस समय चर्चा का विषय देश ही नहीं दुनिया में बनी हुई है, वो ऐसे ही चर्चा में तब आई थी जब उन्होंने लालू प्रसाद यादव को सिंगापुर में अपनी किडनी दान की। तो दान देने के बाद उनको एक मिसाल के तौर पर बेटी का क्रेडिट दिया जा रहा, आज वो फिर चर्चा में विषय बनी हुई है। रोहिणी आचार्य की तरफ से आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया गया। उस वीडियो में जारी करके उनके तरफ से ये पूरी तरह से कहा गया कि जो लोग मुझे किडनी दान करने के नाम पर और लालू प्रसाद यादव की बेटी के तौर पर उनसे सहानुभूति आम लोगों से लेने की जो कोशिश कर रही है, इसको लेकर ट्रोलिंग हो रही है, इसका जवाब देते हुए रोहिणी आचार्य ने कहा कि जब मैंने लालू प्रसाद यादव को बतौर बेटी, शादीशुदा बेटी होने के बाद भी किडनी दान की, जबकि वो लोगों के अपने बच्चे नहीं दान करते, उस समय किडनी दी। और अगर किसी को इतना ही बड़ा लालू का भक्त बनना है, लालू के नक्शे कदम पर चलना है और उनके नाम पर अपनी राजनीति की रोटियां सेकना है, ऐसे लोगों को अस्पताल जाना चाहिए जहां पर लाखों की संख्या में गरीब, असहाय, जरूरतमंद लोग मर रहे हैं, जिनको खून की जरूरत है, किडनी की जरूरत है, सहायता की जरूरत है, वहां जाके उनके लिए काम करें। और खासकर इस वीडियो में रोहिणी के तरफ से कई बार हरियाणवी शब्द इस्तेमाल किया गया। तो ये कहा जा सकता है कि राज्यसभा सांसद संजय यादव का नाम लेने के बजाय उन्होंने हरियाणवी शब्द का इस्तेमाल करके साफ तौर पर संजय यादव को एक संदेश देने की कोशिश की कि अगर आप लालू यादव के नाम पर राजनीति करने के इतने बड़े हिमायती बन रहे हो, तो ऐसे उन्होंने किडनी दान करके अपने पिता को एक बड़ा नाम और एक समाज सेवा और कह सकते हैं परिवार के लिए वो खड़ी रही। अगर इतने ही आप उनके वफादार हो तो अस्पतालों में जाओ, खून दान करो, जो आपका खून कहते हैं कि देने के नाम पर सूख जाता है। तो ये तमाम तरह के आरोप लगाए गए और हरियाणवी शब्द का इस्तेमाल कर सीधा साधा कह सकते हैं कि संजय यादव को निशाना बनाया। और रोहिणी एक के बाद एक जो मैसेज दे रही हैं, इससे कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में लालू प्रसाद यादव अपने परिवार को एकजुट करने, परिवार को बचाने और परिवार के अंदर जो मनमुटाव इसमें भाई बहन के बीच जिसके भी माध्यम से पैदा हुआ है, जो आरोप सामने आ रहे हैं,
शायद इन चीजों को समेटने के लिए कहीं ऐसा एक दिन आएगा कि यही संजय यादव आरजेडी से बाहर निकलते नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरह से मीसा भारतीय पार्टी में बहनें पहुंची, यानी जब बहनें एकजुट हो रही हैं और उस चीजों को लगा उठा रही हैं, तो लगता है लालू प्रसाद यादव पर दबाव बनेगा, राबड़ी देवी दबाव में आएंगे और संजय यादव पर कोई बड़ी कार्रवाई भविष्य में हो सकती है। ये जरूर कहा जा सकता है कि तभी ये परिवार में एकजुट सब होंगे और माहौल सुधरेगा, क्योंकि आगे राजनीति करना है, एकजुटता से बीजेपी से लड़ना है तो परिवार को एकजुट रहना होगा। इसके लिए संजय यादव पर कार्रवाई हो भी सकती है कभी भी। मनोज। हाँ बिल्कुल अखिलेश सिंह जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर से हमला किया है और उनके हमले लगातार जारी हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने हमला दिया, उन्होंने कहा किडनी दान का उपदेश ना दें। संजय यादव पर उन्होंने टिप्पणी की है। और फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मारा गया हिडमा नक्सलवाद पर करारी चोट। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। तो ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात करें मारा गया हिडमा। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खात्मे के लिए राज्य पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों का एंटी नक्सल ऑपरेशन लगातार जारी है। मंगलवार की सुबह 6 से 7 बजे के करीब छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश की सीमा पर हुई मुठभेड़ में खूंखार नक्सली माड़वी हिंडवा मारा गया है। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीता राम राजू जिले के मारे दुमिल्ली के पास सुबह सुबह हुई मुठभेड़ में हिडमा समेत कुल 6 नक्सली मारे गए हैं। इस मुठभेड़ में उसकी पत्नी राजेफ रजक्का भी ढेर हो गई है। 1 करोड़ का इनामी कुख्यात नक्सली माड़वी हिंडमा, जो सुरक्षा बलों पर आपको बता दें सशस्त्र बलों के कई हमलों में वांछित शीर्ष नक्सली कमांडरों में से एक था, उसके मारे जाने की पुष्टि के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शीर्ष अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है। सूत्रों के अनुसार हिडमा का खात्मा सुरक्षा बलों की ओर से तय 30 नवंबर 2025 की समय सीमा से काफी पहले हो गया है। तो केंद्र सरकार नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की मुहिम चला रही है और ऐसे में यह बड़ी सफलता, 1 करोड़ का इनामी हिडमा जो है उसको सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। पत्नी सहित 6 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश की सीमा पर नक्सलवाद का यह बड़ा नाम 1 करोड़ का इनामी नक्सली हिडमा मारा गया है। सुरक्षा बलों को यह बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आपको बता दें कि नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ और देश जो है वो सरकार कर रही है, ऐसे में यह बड़ी कामयाबी कही जा सकती है। और अब हम बात करेंगे रिश्वतखोरी की सजा सिर्फ तबादला। उन्नाव के औरास से खबर है, जहां एक फार्मा कंपनी से 20,000 रुपए लेने के आरोप में डॉक्टर का तबादला कर दिया गया। शिकायत के मुताबिक औरास सीएससी में तैनात डॉक्टर शोएब पर आरोप था कि वो मरीजों को मेडिकल स्टोर से महंगी दवाएं लिखते थे और इसके बदले मेडिकल कंपनी से सुविधा शुल्क उनको मिलती थी। रामपुर निवासी अंकुश ने स्वास्थ्य विभाग को इसकी शिकायत आईजीआरएस के माध्यम से भेजी थी। शिकायत की पुष्टि के लिए सीएमओ ने जांच शुरू की, जिसमें डॉक्टर शोएब के 3 माह पुराने बैंक खाते की डिटेल जांची गई और जांच में सामने आया कि डॉक्टर के सैलरी अकाउंट में फार्मा कंपनी से 20,000 रुपए मिले थे। जब इस बारे में डॉक्टर से सवाल पूछा गया तो पैसों के लेन देन को लेकर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। जांच रिपोर्ट के आधार पर सीएमओ ने डॉक्टर शोएब को और आस सीएससी से स्थानांतरित कर उच्चगांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजने का आदेश दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोषी डॉक्टर के खिलाफ त्वरित कार्रवाई जरूर की है, लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि दोषी पाए जाने पर सिर्फ रिश्वतखोरी की सजा सिर्फ तबादला, इसको लेकर अब लोग सवाल उठा रहे हैं। फार्मा कंपनी से 20,000 रुपए लेने का आरोप, मामले में डॉक्टर का सिर्फ तबादला हुआ, इसको लेकर जो लोग हैं वो लगातार अब सवाल उठा रहे हैं। ये डॉक्टर जो है लोगों को बाहर से दवा लिखता था, सरकारी दवाएं जो थी वो अस्पताल में आती थी, लेकिन उनका लाभ लोगों को नहीं मिलता था। अंकुर सिंह हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर सिंह, रिश्वतखोर डॉक्टर जो है उसको तबादला उसका किया गया है, इसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि फार्मा कंपनी से 20,000 रुपए लेने वाला और गरीब मरीजों को चपत लगाने वाले डॉक्टर को सिर्फ तबादले से इत्तिश्री कर ली गई है। क्या है ये पूरा मामला?
जी, मैं बताना चाहूंगा कि उन्नाव जनपद के औराज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर शोएब की तैनाती थी। तैनाती के दौरान इन्होंने कई प्राइवेट लड़कों को रखवा के सीएससी में मरीजों को दिखवाना, उनके माध्यम से फार्मा कंपनी के लोगों से संपर्क करना और बड़े तादाद पर कमीशन खोरी का मामला इनका पहले भी चर्चा में रहा है। लेकिन ये मामला इनका जब खुला, जब एक औराज ब्लॉक के ही रहने वाले युवक ने आईजीआरएस के माध्यम से शिकायत की कि डॉक्टर शोएब के द्वारा सीएससी पे तैनात होने के बाद वहां पर लगातार बाहर की दवाइयां लिखी जा रही है और कमीशन भी लिया जा रहा है। जिसके बाद विभागीय जांच होती है और जांच भी उस स्तर से होती है जब वो शिकायत करता हाई कोर्ट जाकर के इस मामले की पैरवी करता है। लेकिन ट्रांसफर ही मात्र एक उपचार या एक निदान, एक निस्तारण ये क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। और इन डॉक्टर की एक खासियत और है, ये जिस सीएससी में तैनात होते हैं वहाँ के रसूखदार लोगों से अपने बहुत ही गहरे संबंध बनाते हैं और ये सीएससी में जब इनका कोई विरोध होता है या इस तरीके की जब शिकायत होती है तो वो लोकल के लोगों को इन्वॉल्व करके वहाँ एक आंदोलन करने का प्रयास करते हैं और वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट पैदा करने का प्रयास करते हैं। इससे पहले ये मियाँगंज सीएससी पे तैनात थे, वहाँ पर भी इनका यही रवैया रहा और वहाँ पर भी कमीशन खोरी और बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने ये काम किया। फार्मा कंपनी से जो इन्होंने 20,000 रुपए लिए हैं, ये तो एक वानगी है। ये मेडिकल कॉलेज, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जो लखनऊ में तैनात है, उसके बगल में ये अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं, वहाँ पर भी मरीजों को देखते हैं। जबकि सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले चिकित्सकों को प्राइवेट प्रैक्टिस करने की कोई अनुमति नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपने काम को वहाँ पर लखनऊ में प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। और सीएससी मियाँगंज में रहे तब भी नहीं रुके और आज में रहे तब भी नहीं रुके, लगातार ये इसी तरीके से कमीशनबाजी। बिल्कुल अंकुर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो रिश्वतखोरी की सजा सिर्फ तबादला, इसको लेकर अब लोग जरूर सवाल कर रहे हैं कि आखिर सिर्फ तबादले से तीसरी क्यों की गई है, इस पर कार्रवाई डॉक्टर पर क्यों नहीं की गई। और आगे हम बात करेंगे धूमधाम और उल्लास, मौका खास। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अचानक ठप पड़ गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ठप हुआ है। भारत समेत कई देशों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ठप हुआ है। बीते करीब 40 मिनट से ठप पड़ा है एक्स। अचानक ठप पड़ गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अचानक ठप पड़ गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स। करीब 40 मिनट से ठप पड़ा है। भारत समेत कई देशों में सोशल मीडिया ऐप्स, जो सोशल मीडिया ऐप्स है एक्स, वो ठप पड़ा हुआ है। बीते करीब 40 मिनट से ठप पड़ा है एक्स। अचानक ठप पड़ गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स। तो अब हम बात करेंगे धूमधाम और उल्लास, मौका खास। खबर नैनीताल से है। भले ही आज भागती दौड़ती इस जिंदगी में हम अपना जन्मदिन मनाना भूल जाएं, मगर नैनीताल के लोग 18 नवंबर को नैनीताल का जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते आए हैं। नैनीताल के बास्केटबॉल कोर्ट में नैनीताल का 184वां जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इसमें स्थानीय लोगों के साथ पर्यटक ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नैनीताल में विभिन्न संस्थाओं से जुड़े समाज सेवियों ने 29 केक काटकर बर्थडे सेलिब्रेट करने के साथ ही स्कूली बच्चों को 200 से अधिक कंबल भी वितरित किए हैं। कार्यक्रम के दौरान नैनीताल की खुशहाली के लिए सर्वधर्म सभा आयोजित की गई, जिसमें सभी धर्मों के लोगों ने एक साथ नैनीताल के लिए प्रार्थना की। और आपको बता दें कि 18 नवंबर 1841 में पीटर वेरन नैनीताल आए थे। इसके बाद नैनीताल में बसावट शुरू हुई थी। हर साल 18 नवंबर को यहाँ के युवक इस दिन को खास तौर पर मनाते आ रहे हैं। का वैदिक और पौराणिक काल से महत्व रहा है, लेकिन जो आधुनिक बसासत हुई और जो आधुनिक विकास हुआ उसका जो श्रीगणेश है वो पी बैरन ने 1841 में यहाँ की जमीन को एक्वायर करके यहाँ पर बसासत प्रारंभ की
और लेकिन जब वो विकास असंतुलित हुआ तो 1880 में यहाँ पर बहुत भयंकर भूस्खलन आया, जिसमें सैकड़ों लोगों जान गई और अन्य भी भूस्खलन आए। उसके बाद अंग्रेज सरकार ने नैनीताल नगर की सुरक्षा के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध जो इंजीनियरिंग का एक नमूना है, यहाँ की जो 100 ड्रेनेज है। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे